अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, आयुर्वेदिक की बात करते हैं, क्या ये बच्चों के लिए सेफ रहती हैं? तो आजकल ये बहुत सुनने को आ रहा है कि बच्चा हमारी नहीं मानता है, बहुत ज़िद्दी हो गया है। तो आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसमें पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कॉज है इसके पीछे? कि जितने भी पैक्ड फूड है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं बने। कोल्ड फीवर, बर्निंग सेंसेशन होना आइज़ में, ये बहुत कॉमन हो गया। इसके पीछे कारण है हमारा पॉल्यूशन। साइकेट्रिक डिजीज़ हो, माइंड की डिजीज़ हो, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, चाइल्ड गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, सबके पीछे स्ट्रेस। तो इस टाइम पे एज ए पेरेंट्स हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए कि क्या बच्चों को हम फ़ोन ज़्यादा देना चाहिए? फिज़िकल फिट रहने के लिए हमारा खेल कूद बहुत ज़रूरी है। और 2 साल की एज तक आपको अपने बच्चे को ज़्यादा मीठा और ज़्यादा सॉल्टी बिल्कुल नहीं देना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपके बच्चों की हेल्थ को लेके हम बात करेंगे। अगर जो नवजात शिशु होते हैं उनकी हम केयर कैसे करें, अगर मान लीजिए न्यूबॉर्न बेबी है तो हम उसकी केयर कैसे करें, कब हमें उसे सही डाइट देनी है, कब हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्या सही टाइम पे हमें मेडिसिन देना चाहिए अगर बच्चे को फीवर आ रहा है। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को ना, जनरली डायबिटीज़ हो जाती है। होने का क्या कारण है? आज जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं वो हैं नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल बिदूरी जी। सर को इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने लोगों की मदद की है इसी फील्ड से रिलेटेड। बच्चे का ऐसा लगता है कि सब ने मना कर दिया, डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब ने उसे ठीक किया है और हंसता खेलता हुए पूरा परिवार को वो बच्चा वापस दिया है। सर की विशेषता पे अगर बताना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है हम पूरा एक पॉडकास्ट खत्म कर देंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ राहुल सर का। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर आपके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रो देने में शायद इधर उधर हो गया, तो हम चाहेंगे छोटा सा आप अपने बारे में एक इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल बिदूरी है। मैं MBBS MD हूँ और मेरे पास फेलोशिप भी है न्यूनाटोलॉजिस्ट की 2-3, और पिछले 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है आफ्टर पोस्ट MD। और मैं जो है हर तरह के बच्चों के न्यूनाटोलॉजी से रिलेटेड, नवजात शिशु से रिलेटेड, या कोई पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ जो कि 18 साल 20 साल 16 साल तक, 18 से 20 साल तक के बच्चों का मैं हर तरीके से इलाज कर लेता हूँ। आपको कोई भी समस्या है, कोई गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल से भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दिए गए मेरे नंबर पे भी मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। तो राहुल सर, मुझे आपसे ये जानना है कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत छोटी एज में ही उनकी ना मानसिकता एकदम डिफरेंट हो गई, सबसे अलग अलग रहना है, चिड़चिड़ाते रहते हैं, कटे रहते हैं। क्या कारण है उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है? आजकल मैं जो ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट भी आ रहे हैं और बच्चों से रिलेटेड जो सवाल पूछते हैं घर वाले या पेरेंट्स, माता पिता, तो आजकल ये बहुत सुनने को आ रहा है कि बच्चा हमारी नहीं मानता है, बहुत ज़िद्दी हो गया है। और दूसरा ये कि बच्चे को जो करना है, चाहे वो सही है या गलत है, वो बच्चा कर लेता है, उसका अंजाम नहीं सोचता। आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उसमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको कोई भी चीज़ इजीली अपने बच्चे को अवेलेबल नहीं करानी है। बच्चे ने अगर कहा कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, तो आप कोशिश करिए, उसको कोई टास्क दीजिए, उसको कहिए भाई पहले तू ये वाला काम कर, तो 2 दिन दुकान की चीज़ नहीं खाएगा, या तू 2 दिन घर की सफाई कर और ये तेरा सफाई हो जाएगी, हम तेरे को ये सामान दिलाएंगे। मतलब एक तरीके से उसे टास्क देना कि पहले ये काम करो, फिर उसके बाद हमें। आपको बेसिक पर्पस ये रखना चाहिए कि इजीली उसको ना सब कुछ ना दे। इजीली उसको अगर कुछ भी चीज़ इजीली मिल जाएगी तो वो और ज़िद्दी हो जाएगा। और आजकल का हमारा समाज और वातावरण ऐसा हो चुका है, खान पान ऐसा हो चुका है बच्चों का, और दूसरे बच्चों को देख देख कर जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत जिद करने लगे हैं, अपनी चीज़ों पे अड़ने लगे हैं, पेरेंट्स की क्या बात सही है गलत है उसको नहीं समझते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को जागरूक होना ज़रूरी है। उसके लिए जो पेरेंटिंग होती है वो आपको ठीक करनी है। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, वो आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं मान रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी पिटाई करिए, उसे मारिए, डांटिए, धमकाइए। उसको आपको बार बार, एक बार नहीं, बार बार जब आपको ये लगेगा यार कितनी बार सुना,
लेकिन जब आप बार बार उसे समझाएंगे कि बेटा इसका ये नुकसान है, आप फोन चलाता है बच्चा, फोन में दिखाइए उसे, देखिए बेटा इसके ये नुकसान है, उससे कहिए आपको ये चीज चाहिए, नेट पे मुझे पहले ये पढ़ के बताओ इसके 10 फायदे क्या हैं और 10 नुकसान। जब वो आपको बताए कि पापा ये 10 नुकसान है और ये 10 फायदे हैं, फिर आप उसको बताइए देखो बेटा ये फायदे हैं नुकसान है, आपने खुद बताया है, खुद आप इस बात को देखो, आप खुद बता रहे हो, तो वो खुद सोचने पे थोड़ा सा मजबूर होगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, इसको मैं नहीं करूँ तो अच्छा है, पेरेंट्स की बात मानो, ये वाली। और दूसरा आजकल जो है मोबाइल का और जैसे सोशल मीडिया का बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बच्चे आजकल देखो स्कूल से आते ही फ़ोन का तो यूज़ इतना है बच्चों का कि बाहर खेलना ही बंद कर रखा है बच्चों ने। तो इस टाइम पे एज ए पेरेंट्स हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए कि क्या बच्चों को हमें फ़ोन ज़्यादा देना चाहिए या फिर क्या नुकसान है उसके? देखिए बच्चों को जो है मोबाइल का यूज़ बिल्कुल कम से कम करने देना चाहिए, लेकिन ये आजकल प्रैक्टिकली संभव नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे नहीं मानते हैं, बार बार वो फ़ोन उठा लेंगे, आपसे ले लेंगे, छीन लेंगे, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उनके सामने आप खुद कम मोबाइल चलाइए, पहले कम प्रयोग, खाना खा रहे हैं तो मोबाइलों को दूसरे कमरे में रखिए, उनके साथ टीवी देख रहे हैं मोबाइलों को दूसरे कमरे में रखिए, क्योंकि अब ये हमारा एक्टिविटी ऐसी बन चुकी है कि हम कुछ भी कर रहे हैं हमारा हाथ सीधा मोबाइल पे जाता है, खाना भी खा रहे हैं तो भी, बच्चे से बात कर रहे हैं तो भी, कुछ इंपॉर्टेंट भी काम कर रहे हैं तो भी, तो हमारे जो है आजकल हमारी हर चीज़ मोबाइल पे ही जाती है, जाके ख़त्म हो जाए, शुरू भी वहीं से होती है मोबाइल पे ही शुरू ख़त्म हो जाती है। तो आपको मोबाइल का समय अपने बच्चों के सामने स्पेशली कम करना है यूज़, उनको लगना चाहिए कि मम्मी पापा भी मोबाइल कम यूज़ कर रहे हैं, तो वो शायद कहीं जाके आपके मोबाइल से हट सकें, बिल्कुल मोबाइल का यूज़ कम कर सकें। उन्हें इफेक्ट बताइए कि बेटा आपकी आंखें भी कमज़ोर होगी, मोबाइल का एक टाइम निर्धारित कर दीजिए कि आप इस टाइम से इस टाइम मोबाइल चलाइए, और उसमें भी जो कंटेंट बच्चा देख रहा है या पढ़ रहा है या जो भी उसमें कुछ भी चीज़ सुन रहा है, उस पर आप ज़रूर नज़र रखिए बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल लिंक इतने ओपन हो जाते हैं कुछ भी खुलते ही बच्चों को नेगेटिविटी की तरफ भी एक बहुत बड़ा, सोशल मीडिया और ये हमारा इंटरनेट बच्चों नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जो जा रहे हैं, इसका भी ये बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। बिल्कुल। आपने भी शायद बहुत सारी रील्स ऐसी देखी होंगी कि बच्चे को फ़ोन के लिए मना किया और बच्चे ने अपनी या तो मम्मी को ही मार दिया। वो भी आपने देखी भी होगी, वो बहुत ज़्यादा वायरल थी, उसने पीछे से अपना बैट मारा, मम्मी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। देखिए बच्चा जो है एग्रेसिवनेस कहते हैं इसको, टेम्पर टेंट्रम बच्चा करने लगता है या बच्चे में एग्रेसिवनेस आने लगा है, वो इसीलिए आने लगा है कि आप अगर कंपेयर करें पहले जो बच्चे होते थे या हम भी होते थे, अगर आप बड़ों का भी एग्जांपल लें तो पहले पेशेंस नाम की चीज़ होती थी। बिल्कुल। घर में होली दिवाली कोई त्योहार होता था तो होली दिवाली का वेट किया जाता था कि पापा मम्मी हमारे लिए खिलौने, नए कपड़े, मिठाइयाँ लेकर आएंगे, हमें पेशेंस रहता था, घर परिवार में रहता था कि इस दिन रक्षाबंधन है, इस दिन हम कुछ हमें नया मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा। तो आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसमें पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उनको चाहिए तुरंत, आपने नहीं दी तो वो एग्रेसिवनेस में आने लगेंगे, उनके अंदर गुस्सा भरेगा, वो आपको समझेंगे कि ये हमारे दुश्मन है। बिल्कुल। जब तो बच्चों को हम कोई चीज़ नहीं हाँ, देते ना, बच्चे दुश्मनी समझना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पेशेंस है ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पेशेंस जरूर बताएं। तो डॉक्टर साहब आजकल आपके पास इतने सारे केसेस आ रहे होंगे, मैं अगर अपने ही फील्ड की बात करूं तो आजकल बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर मैं बात करूं हाइट की तो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कॉज है इसके पीछे? मैडम इसके पीछे सीधा साधा न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या हमारी डाइट है, खान पान है। इंटरनेट पे भी बहुत चीज़ें पता हैं और रील्स भी आपको बहुत मिलेंगी, काफ़ी डिटेल मिल जाएगी इसमें। बच्चे का एज के अकॉर्डिंग उसका न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ओके कि उसको इस एज पे इतनी कैलोरीज चाहिए, इतने प्रोटीन चाहिए, इतने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ओके इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए, इतनी उसका वेट होना चाहिए, ये सब कुछ निर्धारित है, WHO ने निर्धारित किया हुआ है जी। इस एज में इतना वजन होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए। दो टर्म्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। ओके। उसमें क्या होता है, बच्चों का एज के अकॉर्डिंग वेट कम होता है
या बच्चों का एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होती है। आजकल ये दोनों चीज़ ही ज़्यादा हो रही है बच्चों बहुत ज़्यादा हो रही है, हाइट और वेट दोनों ही कम होते हैं। और या फिर दूसरी तरफ इसके हम देखें तो ओवर वेट भी बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब दोनों ही, एक नॉर्मल में बहुत कम मिलेंगे 20%, अदरवाइज या तो ओवर वेट है या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, बच्चे चलना भी लेट शुरू कर रहे हैं। देखिए ये सारी चीज़ हमारे जो फैक्टर है, ये सारी की सारी हमारी न्यूट्रिशन फैक्टर है। बच्चों का अगर न्यूट्रिशन हमारा ठीक है, अब एक्चुअली जानकारी सब पता तो सबको है, प्रोटीन देना है, कार्बोहाइड्रेट देना है। आजकल इंटरनेट पे इतना आ गया है, मैसेज इतने आ गए, इतनी ऐप्स आ गई हैं फिट रहने की, न्यूट्रिशन की, सबको सब पता है। लेकिन देना कैसे है, बच्चे को कितना देना है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो क्या है आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या कर दिया है, मिक्स प्रिपेयर कर दिया है, आप एक गिलास में दिन में एक बार दीजिए, इसका बहुत बिजनेस चल गया है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे फूड आ रहे हैं, पैक्ड फूड, कि उन्हें बच्चों को बस आप मैं आपके इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अब जो है न्यूट्रिशन मिक्स फ्रूट आने लगे हैं, पैक्ड फूड, जो कि आजकल पेरेंट्स सोचते हैं क्या खरीदें, क्या खाएं, क्या फल लेके आएं, कौन सा फल लें, क्या सीजनल फल लें, क्या सब्जी लें, कौन सा आटा खिलाएं, क्या खिलाएं। तो आप जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, जानकारी हो रही है, लोगों को पता है, प्रोटीन सबने सुना है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स मिलने चाहिए जी, फैट मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए। अगर आप 10 पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपका बच्चा 5 साल का है, आपको क्या खिलाना चाहिए बच्चों को, तो आपसे ये कहेंगे जी प्रोटीन देना चाहिए, फैट देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, विटामिन ए देना चाहिए, विटामिन डी देना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए, क्या साइन सिम्टम है उसके। जरूरी थोड़ी जो नॉर्मल बच्चा है उसमें आपको मिल ही रहा हो ऑलरेडी उसको न्यूट्रिशन, तो आपको नहीं देना है। लेकिन आजकल क्या है, एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेट की बदौलत लोगों को ये बहुत चीज़ें हो गई हैं कि बच्चों को ये खिलाएं वो खिलाएं। तो इसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण है, जो भी हम पैक्ड फूड या न्यूट्रिशन वाला मिल रहा है, मुझे जो लगता है, इसमें मेरी अपनी पर्सनल राय है कि जितने भी पैक्ड फूड है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। और ख़ास तौर से जो न्यूट्रिशन के लिए दिए जा रहे हैं, जैसे कुछ प्रोटीन पाउडर है या कोई ऐसी चीज़ है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चे के लिए। उससे बढ़िया जो आयुर्वेदिक पार्ट है, जो सिस्टम है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, अभी अमेरिका में स्टडी हुई है कि आप बच्चों को रागी का आटा, हाँ रागी का आटा, काफ़ी मूंग की दाल का आटा, मुरमुरों का आटा, ये सब पाउडर आप जो है अपना बना सकते हैं। नेट पे आप, इंटरनेट पे आपको जानकारी मिल जाएगी जी, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। फ्रूट्स, एप्पल में आयरन मिलता है, विटामिन ए मिलता है, कुछ चीज़ों में हरे पत्तियों। अब आपको ये तो पता है हरी चीज़ें खानी चाहिए जी, अब आपको सबको पता है हरी पत्तियां खिलाओ, लेकिन आप देखो खा भी सब रहे हैं, सबकी आंखों पे चश्मा भी है, हाँ, आई साइड सबकी वीक है, तो क्या लेना चाहिए फिर? तो उसके लिए जो हमारा बच्चे के अकॉर्डिंग जितना हाइट और वेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप, हाँ, या तो आप डाइटिशियन से पता कर लीजिए, अगर, लेकिन पॉसिबल नहीं है हर कोई डाइटिशियन बिल्कुल बिल्कुल, तो आप नेट पे एक बार देख लीजिए कि इतनी एज में कितना होना चाहिए। WHO ने अपनी साइट पे सब बताया हुआ है जी, इस बच्चे का इतना हाइट और वेट होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है विटामिन ए उसे अच्छी मात्रा में मिले, विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिले। जो हमारे सोर्स हैं, दूध, पनीर, अंडा भी काफ़ी लोग खाते हैं, हालांकि मैं तो वेजिटेरियन प्रेफर करता हूँ। लोग जो वेजिटेरियन से जितना अच्छा हमें न्यूट्रिशन मिल सकता है, नॉन वेज अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, वैसे ही हमें काफ़ी मिल जाता है। सोया फूड्स हैं, पनीर है, इन सब आजकल ये भी बहुत मिथ चल रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा कहते हैं कुछ नहीं है, तो क्या खाएं फिर? सबसे बड़ा रीज़न तो यही आता है कि वेजिटेरियंस के लिए अगर आप मिल्क फूड भी मना कर रहे हैं तो वो खाएं क्या फिर? इंटरनेट पे कोई डाइटिशियन कह रहा है कि आप ये खाइए, कोई डाइटिशियन कह रहा है ये करिए, तो आप जरूरी नहीं है आप सबकी सुने, आप पढ़े लिखे हैं, एक बार नेट पे WHO की साइट खोलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यूनिसेफ खोलिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जी, ये एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी संस्था है पूरे विश्व की। यही संस्था बच्चों पे रिसर्च करती है कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना, जो आपने पढ़ा भी होगा, RDA रिकमेंडेड, कितनी डोज, कितनी डेली इनटेक कितना होना चाहिए, कितना विटामिन ए मिलना चाहिए, कितना विटामिन सी मिलना चाहिए, कितना विटामिन B12 मिलना चाहिए, B6 मिलना चाहिए, ये सब RDA निर्धारित करती है जी। तो ये यूनिसेफ जो है
यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का ग्रुप है। इसमें ज़्यादातर सभी देश के प्रतिनिधित्व होते हैं और इसमें डॉक्टर्स की और लोगों को देखते हुए और उन पर रिसर्च करते हुए कितना हाइट, कितना वेट, कितना खाना पीना सब कुछ निर्धारित है। अपने एक्ट पे पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को दीजिए। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि आपको देना क्या है। देना क्या है भाई, मैं भी यही जानना चाहिए, देना क्या है। बेसिक जो मुद्दा है ये तो आपको जानकारी मिल गई, इतना हाइट इतना वेट होना चाहिए, बढ़ेगी कैसे जी, इस बच्चे को कैसे इसका वेट हम बराबर लाएं जी। उसके लिए आपको जो बच्चों की आजकल सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, या पेरेंट्स भी जब खाना खिलाते हैं तो बच्चों को एक बारी में सब कुछ ना खिलाएं। अच्छा। बच्चों के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हर 2 घंटे में या 3 घंटे में, मैक्सिमम 3 आवर, मिनिमम 2 आवर्स के अंदर अंदर आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। ओके। स्कूल में जा रहा है बच्चा तो पॉसिबल नहीं है खिलाना, जो लंच टाइम होता है उसी में उसे लंच टाइम में दीजिए। बीच में अगर वो कुछ खाने का अगर खा सकता है स्कूल में, अगर आप तो स्कूल में वो बीच में खा ले, वरना आप लंच दीजिए। जब वो आ जाए 2 आवरली 3 आवरली बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। ओके। एक बारी में जो हमने दोपहर में खिला दिया फिर बच्चों को रात में खिला रहे हैं, बीच में स्नैक्स खिला दिए, ये बहुत गलत है। बच्चों को आप जो है कुछ ना कुछ 2 से 3 घंटे में खिलाइए। दूसरी चीज क्या खिलाइए, बिल्कुल, जो बच्चे की प्लेट है उसमें आप ये चीज देखिए, दालें हो, उसमें प्रोटीन वाली चीज हो कुछ ना कुछ, ओके, बीन्स हो, और मैंने आपको बताया कई तरह के मिक्स आटे आ रहे हैं आजकल, बेसन हो गया, रागी हो गया, उनकी रोटी हो, ठीक है, प्रो एंड प्रीबायोटिक होते हैं जो हमारे कर्ड में मिलते हैं, कुछ दही हो और सैलड हो। ओके। ये कुछ ना कुछ प्लेट में आपको रखना है बच्चे की। मतलब हर 3 घंटे बाद देना है? हर 3 से 4 घंटे में बच्चे को आपको देना है खाने में। और मैं एक चीज़ और अपने ही ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं उनको कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को रोज एक फ्रूट्स खिलाइए, एक फ्रूट रोज, कोई सा भी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एक फ्रूट रोज। मौसम के हिसाब से हमें फ्रूट्स देना चाहिए। मौसम के हिसाब से खिला दीजिए। चीकू खिलाइए, अब जैसे खरबूजा खिलाइए, तरबूज खिलाइए, केला खिलाइए, सेब खिलाइए, अनार खिलाइए, डेली एक फ्रूट खिलाइए उसे, ठीक है। और अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप बच्चे के लिए ज़्यादा अपने क्यूरियस हैं तो 2 बार भी खिला दीजिए फ्रूट से, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि डाइटिशियन के पास जाके ये वो बताएंगे कि जी 70 ग्राम ही आपको सेब खिलाना है, 70 ग्राम खरबूजा खिलाना है, जरूरत नहीं है आपको, ना आप ऐसा कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। जी। और सब आपको बना के दे देंगे लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। आप देख लीजिए, अगर डाइटिशियन के पास 100 लोग जाते हैं तो 10 लोग ही फॉलो करते हैं, 90 में से 60 तो करते ही नहीं है, बचे 20-30 लोग। कोई उनमें से 5-10 लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं, बाकी तो सब यही है कि एक बार ये बता दिया, ये खा लिया, कितना खा लिया कोई फर्क नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। तो आप अपने बच्चे को एक तो फ्रूट्स, 1 या 2 टाइम फ्रूट्स जरूर खिलाएं, दोपहर में खिलाएं, स्कूल से आने के बाद खिलाएं, वो आपके ऊपर है, खिलाएं जरूर। कि रात के सोने से पहले पहले आप उसको फ्रूट्स जरूर देना है। फ्रूट समझ गए आप? जी हाँ। और अब फ्रूट्स के बाद आती है सेकंड चीज, वेजिटेबल्स। ओके। आपको अपने बच्चे को कोशिश करिए, गाजर है, आलू गाजर की सब्जी, गोभी है, गोभी आलू के साथ बना दीजिए, भिंडी है, भिंडी दीजिए, पालक है, पालक दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी सब्जी, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जी, कुछ ना कुछ कोशिश करिए, एक टाइम आप उसे सब्जी जरूर दे दें। ओके। आपके बच्चे को 1 कटोरी वो खा ले, आधी कटोरी खा ले, 1 फल खा ले, आपके बच्चे को 60-70% न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ओके। बचा बाकी रोटी आप दे दीजिए उसे। आजकल रागी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, रागी के आटे की मेज मिक्स आटा आता है बच्चों का, ऑनलाइन मिलता है, अगर कहीं वैसे भी नहीं मिलता है घर में भी आप बना सकते हैं। चने का आटा और क्या बोलते हैं वो बहुत यूज होता है, सीड्स आते हैं आजकल, वो आप उनका आटा मिला के 1 या 2 आप उसको रोटी दीजिए। आप अगर इतना कर लेंगे, कर्ड खिला दीजिए, आपके बच्चे को काफी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ओके। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका एक फ्रूट कंपलसरी हो गया, 1 या 2 बार, एक सब्जी आपकी कोई हो गई, कर्ड। तीसरा हमारे यहाँ किचन में बहुत यूज होता है, हम भी सब लोग ज्यादा खाते हैं, दाल है, कोई सा भी दाल दीजिए आप, जो भी वो बच्चा इजी खा ले। काली, पीली, हरी, नीली, जो भी आप दाल बना सकते हैं बच्चे को। बस अगर आप इस चीज का ध्यान रख लेंगे और बाहर की और पैक्ड फूड आइटम बंद कर देंगे
तो आपके बच्चे को न्यूट्रिशन मिल गया, फिर आपके बच्चे को ये मत सोचिए यार इसको ये क्या है क्या नहीं है। और एक और मैं साथ में एक क्वेरी और पेरेंट्स की दूर कर देता हूँ, आप ये ना सोचिए आपका बच्चा मोटा है जब भी ठीक होगा, क्योंकि हर किसी के नाना नानी दादा दादी सबको बच्चा चाहिए मोटा, घर वालों को भी चाहिए कि बच्चा मोटा तंदुरुस्त होना चाहिए। तो वो हेल्दी बच्चा नहीं है अगर वो मोटा है, तो वो लीन है। सही, आजकल का हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर खान पान ऐसा हो गया है कि आजकल हमारा फैट बहुत इजीली बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। और फैट बढ़ने से आजकल एडल्ट में और आगे जाके बहुत बीमारियां का सामना करना पड़ता है। तो आपका बच्चे का अगर वजन औरों के मुकाबले आपको लग रहा है ये मोटा है, ये कम है, कोई बात नहीं है, आप उसे फोर्स मत कीजिए। फोर्स फूडिंग के लिए फीडिंग फोर्सफुली आप उसको खिला रहे हैं, प्रोटीन के डब्बे ले आए, प्रोटीन के डब्बों पे लगा दिया, दूध पिला रहे हैं और ये खाना खिलाने पे लगा दिया उसको जबरदस्ती जी। या न्यूट्रिशन मल्टी मिनरल वाली, तो आप कोई बात नहीं, आपका बच्चा हाइट में थोड़ा छोटा है, वजन कम है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा ग्रोथ उसकी ठीक होगी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हर क्लास में, हर बच्चा 5th क्लास में आप जाएंगे तो आपको कुछ बच्चे छोटे भी मिलेंगे और मोटे भी, और ये अब से नहीं बहुत पहले से ही चलता है। जी जी जी, कुछ बच्चे छोटे कुछ बच्चे मोटे। बेसिकली बात ये है जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन वो बच्चों को सही मात्रा में मिलता रहे, बच्चा आपका ठीक रहे, एक्टिव रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे, बस। जैसे अभी आपने बताया हर बच्चे को ना 3 घंटे बाद देना चाहिए। स्कूल में तो पॉसिबल ही नहीं है, आजकल के स्कूल क्या सुबह 7:30 खुलते हैं और बच्चा 3-3:30 बजे आता है और 2 लंच लेके जाता है, फिर कैसे उसे मैनेज करें? देखिए स्कूल से वो जा रहा है ब्रेकफास्ट करके तो जाता ही है घर, ब्रेकफास्ट आप उसका जितना हेल्दी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब क्या देना चाहिए अगर ब्रेकफास्ट की हम बात करें तो? देखिए मैं डाइटिशियन तो हूँ नहीं वैसे, लेकिन मैं जनरली आजकल लोगों को बता देता हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट होने के नाते, तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप न्यूट्रिशन में उसको मॉर्निंग के न्यूट्रिशन में पैक्ड फूड मत दीजिए, बिस्किट मत दीजिए, सब में मैदा है, सब में फैट्स हैं, सब में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो खराब वाला ऑयल होता है वो खुद से बनते हैं, कई तरह के बेक्ड फूड आते हैं वो मत दीजिए, फ्रेश फ्रूट दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, ठीक है, और पानी अच्छी मात्रा में पिलाइए बच्चे को, दूध दे सकते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ दे सकते हैं, स्प्राउट्स दे सकते हैं मॉर्निंग में, और अंकुरित जो चने होते हैं वो दे सकते हैं, दालें दे सकते हैं उबली हुई, वो खिलाइए। हालांकि ये सब बच्चा है, मत सोचिए एकदम से खाने नहीं खाएगा, वही इसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए स्मूदी या कुछ ना कुछ आपको रोस्ट करके जो किचन में कैसे बुक्स आती हैं आप उसमें रेसिपी पढ़ के बना के बच्चों को खिलाइए। जब आप बार बार खिलाएंगे तो उनकी हैबिट बनेगी, वो खाएंगे। और ये नहीं आपने 5 दिन बनाया वो खा ही नहीं रहा, 6ठे दिन आप भी छोड़ देंगे, यार 2 ब्रेड मंगाओ, सेको, खिला दो, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं करना, आपको बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आजकल जो है समय बहुत चेंज हो गया, पहले क्या होता था हमारे फादर के टाइम पे भी एक ही बच्चा, अपने घर में 3-4 बच्चे हैं, सब उसी को देख देख के खाते पीते रहते थे, एडल्ट्रेशन नहीं थी फूड में, जो भी चीज आती थी घर प्योर और ताजी आती थी। जी। आजकल जो है सब चीज में एडल्ट्रेशन हो चुकी है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन और सही न्यूट्रिशन मिले। जी जी बिल्कुल। तो जैसे भी आपने बताया कि सुबह बच्चे को मिल्क दे दो, पर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स या रील्स में मैंने देखा है कि बच्चों को ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मैं बहुत सारा दूध पीती थी, तो क्या रीजन है, क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए दूध के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारी रिसर्च है, और पूरे विश्व भर में, मैं उसमें से समराइज करूं सब चीज़ों को तो यही निकल के आता है जो दूध है बेसिकली 6 महीने के लिए, 6 महीने तक बच्चे के लिए बना है। उसके बाद आप दूध पिला सकते हैं, लेकिन टोटल कुछ लोग मैं देखता हूँ दूध पे ही बच्चे को डिपेंड कर देते हैं। 6 महीने का हो गया, 8 का हो गया, 10 का हो गया, 1 साल का हो गया, अभी भी वो माँ का ही दूध पी रहा है या ऊपर से दूध पी रहा है, बॉटल फीडिंग कर रहा है। उसके बाद 5 साल का हो गया बच्चा, तो घर वाले कह रहे हैं डॉक्टर साहब ये दूध नहीं पीता। वो मुझे ये नहीं बताएंगे खा पी रहा है या नहीं, उसका पहला ही ये होगा कि डॉक्टर साहब ये दूध नहीं पी रहा है। हाँ। तो दूध को हमारे देश में बहुत बड़ा न्यूट्रिशन माना जाता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं है, दूध बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो हमें विदाउट एडल्ट्रेशन प्योर फॉर्म में अगर अच्छा दूध मिल जाए, जो कि मिलना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल, सब पाउडर वाला दूध आ रहा है, ज़्यादातर पैकेट फूड आ रहे हैं, पैकेट वाले मिल्क आ रहे हैं। अगर आपको प्योर दूध मिल जाए तो वो आप बच्चे को दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं और कितनी क्वांटिटी क्वालिटी आप कैसे, उसके लिए 200 ml का एक गिलास होता है। आपका बच्चा 150 से 200 ml के बीच में अगर दूध पी रहा है, लगभग 1 गिलास या 1 गिलास से थोड़ा बहुत कम, बहुत है वो।
इससे ज्यादा आप दूध के पीछे मत पड़िए कि बेटा दूध पी, रात में भी सोते समय दूध पिलाओ, सुबह उठता है तो उठते ही उसको दूध पिलाओ। दूध में आजकल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कैल्शियम है, थोड़ा बहुत मिलता है कैल्शियम, और भी चीजें आप वो खिलाइए। मखाने में बहुत कैल्शियम होता है, मखाने खिलाइए बच्चों को, मखाने को क्रश कर लीजिए, उसका पाउडर खिलाइए, मखाने की खीर खिलाइए। थोड़ा बहुत धूप में भी रखिए बच्चे को, उससे भी विटामिन डी मिलता है। और दूध भी, पर लेकिन टोटल दूध पे डिपेंडेंसी मत रखिए, क्योंकि दूध के अंदर कुछ चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि आयरन नहीं होता है 6 महीने। हाँ, और बेसिकली 6 महीने के बाद क्या होता है, बच्चा जब डिलीवर होता है तो वो माँ से आयरन स्टोर लेके आता है कि उसका 6 महीने तक वो बगैर आयरन रह सकता है, क्योंकि माँ के मिल्क में भी आयरन नहीं होता जी। तो वो 6 महीने तक बच्चा बगैर आयरन के रह सकता है। आप और मैं नहीं रह सकते 6 महीने बगैर आयरन के, लेकिन उसका क्या होता है, आयरन स्टोर होता है उसकी बॉडी में इतना, माँ उसे दे के भेजती है अपना कि 6 महीने। उसके बाद जो है हम अगर उसे दूध पिलाएंगे तो आयरन नहीं मिलेगा। आयरन नहीं मिलेगा तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बच्चों का। मैं देखता हूँ हमारे बहुत पेशेंट देखता हूँ मैं जो एनीमिक है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है बच्चों में। उसमें कारण यही है, बच्चे को दूध पे फोकस करते हैं, खाने पीने पे फोकस नहीं करते। ये एक समस्या है। तो टोटल दूध पे आपको डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, मतलब मिनिमम आप 150 ग्राम या 200 ग्राम इनफ है। दूध अगर मिल जाए बच्चे को तो इनफ है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जैसे मौसम चेंज हुआ, ठीक है, तो बच्चों को जनरली कफ हो जाता है, खांसी, बुखार, गले में खराश हो जाती है, तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर घर के भी कोई नुस्खे हों कि हम घर पे भी उनको क्योर कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये मेरे फेसबुक पे भी बहुत कई बार सवाल आ चुका है कि हमारे बच्चों को थोड़े थोड़े दिनों में खांसी जुकाम होते रहे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनको हो क्यों रहा है ऐसा। मेडिसिन तो मैं आपको बता ही दूंगा, या किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे वो मेडिसिन बता देगा, ठीक भी हो जाएगा बच्चा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर हो जाएगा। आजकल ये जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। गले में, थ्रोट में इन्फेक्शन होना, चेस्ट का इन्फेक्शन होना, नोज का इन्फेक्शन होना, आंखों में इन्फेक्शन भी हो जाता है, कोल्ड फीवर, बर्निंग सेंसेशन होना आईज में, ये बहुत कॉमन हो गया। इसके पीछे कारण है हमारा पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है हमारे, वो हमें दिखता तो है नहीं अपनी नेक्ड आंखों से, पर लेकिन जो है उनमें ऐसे सूक्ष्म, स्मॉल, वेरी माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो दिखते नहीं है, जो हमारी आईज में, नोज में जाते हैं, और वो बहुत एडल्ट के भी और बच्चों पे तो बहुत ही घातक। तो उसके लिए हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी भी, आपकी भी, सरकार की भी, समाज की भी, कि हम इस चीज़ को ठीक करें, पॉल्यूशन कम से कम करें, एयर पॉल्यूशन जितना हो सके उसके लिए। तो इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाली चीज़ है। दूसरा क्या होता है, बेसिकली जब गर्मी से ठंडा मौसम होता है तो बच्चों को बेसिकली खांसी जुकाम हो जाता है। ये वायरल फीवर की तरह होता है, मतलब वायरल फीवर की टाइप का होता है। इसमें खांसी, जुकाम, हल्का बुखार, और बच्चा थोड़ा इरिटेबल ये हो जाता है, नोज कंजेशन हो जाता है, ऐसा। ये एक वायरल फीवर के सिम्टम्स है। तो ये जनरली मौसम जब भी चेंज होता है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड, हल्का फुल्का तो हर बच्चों को हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसमें आप नॉर्मल दवाई लीजिए, नॉर्मल दवाई एक बार आप दिखा लीजिए, वो आप उसको नॉर्मल सर्दी खांसी गर्मी की दवाई दे दीजिए। बचाव के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपके बच्चों को ऐसा हो रहा है तो आप अपने बच्चों को धूल डस्ट से बचाइए, मास्क लगा के ले जाइए, बाहर कहीं भी जा रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं या कुछ डस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो आप उस बच्चे को दूर रखिए या उसके ऊपर मास्क लगाइए मुंह पे, और जब भी बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं मास्क लगाइए, अगर आपके बच्चे को ऐसा बार बार हो रहा है तो। दूसरी चीज़, अगर ऐसा हो भी रहा है तो नेजल कंजेशन है, बेसिकली 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ओके, मतलब 3 दिन में क्योर हो जाता है। लेकिन क्या है, आजकल बच्चे को थोड़ा सा फीवर देखते ही घर वाले भी पैनिक हो जाते हैं, और आजकल मैं देख रहा हूँ लोग बाग ज़्यादा अपने बच्चों को लेके केयरिंग रहते हैं। तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, पैरासीटामोल जैसे हमारी एक नॉर्मल मेडिसिन है, बुखार की दे सकते हैं, कफ कोल्ड की कोई छोटी मोटी आप दवाई दे सकते हैं, पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लगभग 35 से 40 बार, 35 से 40 टाइम बच्चे को एक साल में फीवर आना नॉर्मल है। अच्छा, बच्चे को 35 से 40 बार? अगर नहीं आता है, जैसे हेल्दी बच्चे, उनको 4-5 बार आता है साल में, अब तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये डॉक्टर साहब कैसी बात बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा 35 से 40 बार बता रहे हैं फीवर हो रहा है, 35 से 40 बार। तो मैं आपको बता दूं, 35 से 40 बार बच्चे को फीवर होता ही होता है। अच्छा। किस एज तक? 12-13 साल, 14 साल तक। कुछ स्टडीज 12-13-14 बताती हैं, कुछ 12 बताती हैं, कुछ 10। बच्चों को 35 से 40 बार फीवर होता ही होता है।
अच्छा। लेकिन उस 40 या 35 फीवर में, या जितनी बार भी फीवर आ रहा है बच्चों को, कब आपको मेडिसिन देनी है, जी जी जी। फर्क है उस चीज़ का। कब देनी चाहिए फिर मेडिसिन इस हिसाब से? आजकल क्या है, हाँ गर्मी देख रहे हैं आप, ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है बच्चों का वो 99, जैसे हमारा 98.5 98.7 नॉर्मल होता है बच्चों का। आजकल थोड़ा सा ही हमें लगा हाथ गर्म हो रहे हैं, सर गर्म हो रहा है, बच्चों को लगता है फीवर है, मेडिसिन दे देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। अच्छा। आपको थर्मोमीटर से फीवर चेक करना है, ओके। और जब तक 100 से अबव ना ना जा। हो आप मेडिसिन नहीं दीजिए, मत दीजिए। ओके। कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन की। ठीक है। विदाउट मेडिसिन आप उसको हवा में, पंखे में रखिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर दीजिए, करनी है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ओके। ये होता है नॉर्मल फीवर, जो मैं आपको भी बताया 35 से 40 बार होता है। लेकिन क्या होता है, 35 से 40 बार में लगभग 20-25 बार हम उसे मेडिसिन दे देते हैं जिसमें जरूरत ही नहीं होती है। 100 जैसे 99 गया तो क्रॉस होते ही दे देते हैं। जरूरत नहीं है आपको, 100 क्रॉस होने के बाद ही आप दीजिए। 99 अगर रेगुलर फीवर रह रहा है, भले वो 99 है, कई दिन से रह रहा है, और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चा डल हो रहा है, खेल नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, तो इसके पीछे कुछ फैक्टर हो सकता है, फिर तो आप डॉक्टर को दिखाइए। बिल्कुल। जनरली आपने देखा बच्चे का सर गर्म हो रहा है तो इसको पैरासीटामोल दे दीजिए, ऐसा नहीं करना है। थर्मोमीटर से, बच्चे का खास तौर से, एडल्ट में चल जाएगा, बच्चे का चेक करिए आप फीवर, क्या पता उसको 102 हो रहा हो, आपको नहीं लग रहा, हाथ ठंडे हो रहे हो, तो इसलिए आप जो है थर्मामीटर से चेक करिए और देखिए, अगर 100 से अबव है तो डॉक्टर को दिखाइए, और पैरासीटामोल जो वो आप दे सकते हैं। बिल्कुल। और बच्चों को जो नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार होते हैं, मैंने आपको बता दिया 30-35 बार 40 बार हो जाते हैं बच्चों को जनरली होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको डरने की उसकी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल एंटी कोल्ड, फीवर की एंटीपायरेटिक ड्रग्स, दवाइयाँ बच्चों को दीजिए, वो ठीक हो जाते हैं। ओके। इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सीजनल। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया केयर, केयर बहुत बच्चों का जरूरी है। प्रिकॉशन करें। मौसम पलट रहा है तो एकदम एसी के नीचे ना चलाएं, जल्दी एसी ना चलाएं, डायरेक्ट फैन के नीचे ना चलाएं, पॉल्यूशन से बचाएं, धूल मिट्टी से बचाएं। आप इन सब चीज़ों से अगर बचा के रखेंगे तो 60-70% आपका बच्चा वैसे ही ठीक रहेगा। जरूरत ही नहीं है आपको कहीं कुछ होने की, कराने की। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को फीवर 103 है, तो क्या हमें तुरंत ही उसे मेडिसिन देनी चाहिए, या फिर उसके फीवर को थोड़ा डाउन, या हम जैसे देखिए 103 अगर फीवर आ रहा है तो काफ़ी अच्छा फीवर है, 103 ज़्यादा फीवर ज़्यादा हो गया कैटेगरी में है ये, तो मेरा तो मानना यही है आप डॉक्टर को दिखाइए 103 फीवर में जी। क्योंकि 103 फीवर आपको या मुझे भी हो गया तो हम भी बहुत निढाल हो जाएंगे, और वो तो बच्चा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 103 फीवर इजीली नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, कुछ साइन सिम्टम देखने पड़ेंगे जी। तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। और अगर आपको लगता है इमरजेंसी कंडीशन है, टाइम लगेगा डॉक्टर के पास, या टाइम बीइंग आपके पास नहीं है, तो आप उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कपड़े वगैरह ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा हवा लगे उसको दे सकते हैं, और तुरंत डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके ले जाए, तो आप पैरासीटामोल उसको दे सकते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ और है, जैसे जनरली पहले क्या ज़्यादा फीवर आता था ना तो बच्चे को नहला देते थे, क्या वो नहलाना ठीक रहता है? बच्चे को अगर फीवर इतना बहुत ज़्यादा फीवर है तो जरूरी नहीं कि आप उसको एकदम नहलाएं, सर पे ही पानी डालें एकदम से, क्योंकि बच्चा हो सकता है एकदम शॉक में चला जाए। तो आप जो है नॉर्मली उसको, सबसे अच्छा यही है, कॉटन लीजिए, कोई कपड़ा लीजिए, उससे ठंडे पानी से डुबोइए उसको, फिर पूरी बॉडी पे रखिए, पूरी बॉडी की कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए। ओके। थोड़ा बहुत पानी डालना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत डाल दीजिए, बस। ये इतना नहीं कि उसको पानी में डुबो दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे अब न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी ना हमेशा से आपने भी सुना होगा मालिश की जाती है छोटे बच्चों की, तो मालिश हमें किस मंथ से शुरू करनी चाहिए? जैसे पैदा हुआ कितने दिन बाद शुरू करनी चाहिए? देखिए जो मालिश है ये बहुत पुरानी समय से चला आ रहा है मालिश के बारे में जी। जब हमारे फैमिली इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, मालिश का तब से ही प्रचलन होता आ रहा है। और आजकल बहुत सारे मार्केट में अगर आप जाएं और कह दें कि बच्चे का ऑयल चाहिए तो 100 तरह के ऑयल मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल। ऑयल का बेसिक पर्पस समझिए मसाज का क्या है जी। बेसिक पर्पस ये है कि जो उसकी स्किन है उसको मॉइस्चर मिले। साइंटिफिकली हमारा पर्पस ये है ऑयल से जी, उसको मॉइस्चर मिले, मॉइस्ट स्किन रहे। बच्चे की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, आप थोड़ी देर अगर उसको दबा देंगे उसकी स्किन को तो रेड हो जाएगा या येलो पड़ जाएगा, कुछ भी कर देंगे तो उसको तुरंत स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो स्किन सेंसिटिव होती है, हाइड्रेशन मिले,
प्रॉपर हाइड्रेशन मिलने के लिए, मॉइस्चर मिले, हाइड्रेट रहे स्किन, हाइड्रेशन ठीक रहे, बेसिक पर्पस ये है। दूसरा पर्पस जो मालिश है, मालिश का मतलब हाथों और पैरों पे जब हम उसकी बॉडी की मालिश कर रहे हैं बच्चे को, आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन में या हैंड पे ऐसे हम करते हैं, जो भी मसाज करते हैं जिस तरीके से भी, उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि उसकी जो है ब्लड सप्लाई वो अच्छी हो। अच्छा। हाँ, जब हम किसी चीज को बार बार मसाज करेंगे, हिलाएंगे, आपने भी देखा होगा डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट या मसाज, आप बोलेंगे कि आप अपने हाथ पैर जोड़ हिलाइए, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मसल्स टिश्यू आपके अच्छे ग्रोथ होंगे, तो बच्चे की ग्रोथ पे, डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा। मसाज का बस यही 2 ही पर्पस है, बाकी और ऐसा नहीं कि आप मसाज करेंगे तो वो पहलवान बन जाएगा या बीमारी से बच जाएगा। बेसिकली उसकी स्किन अच्छी होगी, उसकी मॉइस्चराइजर बना रहेगा, और ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई जो है उसकी वो अच्छी रहेगी, जो हमारी नर्व्स, आर्टरीज वगैरह हैं वो उनका अच्छा रहेगा। इसलिए बेसिकली यही यूज है। मतलब अगर छोटे बच्चे की फिर हम कितने आप दिन में एक बार उसकी मालिश कर दीजिए, सारे कपड़े उतार के, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं कि आपको बहुत जोर जोर से मालिश करनी है, बहुत सॉफ्ट हैंड से करिए। बहुत नेट पे आप देख लीजिए, सर्कुलर मोशन में होती है कुछ पैर की, हैंड्स की कुछ स्ट्रेचिंग टाइप होती है बच्चों में, वो आप नेट पे देख के बच्चों की एक बार कर सकते हैं, एक बार सफिशिएंट है। मेरा लोशन आते हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइजर आते हैं, वो आप लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आजकल आ रहे हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही वाला लेना है या यही होना चाहिए या मालिश होना चाहिए, वो आप कोई सा भी लेके बच्चे की नॉर्मली कर सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और मुझे जाननी थी, अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं या आयुर्वेदिक की बात करते हैं, क्या ये बच्चों के लिए सेफ रहती हैं? देखिए, मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, पर आयुर्वेदिक को हम डिनाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी पुरानी पद्धति है बहुत आयुर्वेदिक, और ऐसा नहीं है आयुर्वेदिक कुछ नहीं है, बहुत कुछ है आयुर्वेदिक भी। लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअली प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ, आयुर्वेदिक बच्चों की मेडिसिन बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में। आप और मैं अपने लिए लेने जाएंगे तो बहुत सारी मिलेगी, बच्चों के लिए नहीं मिलेगी। क्यों? बच्चों के लिए इसलिए नहीं मिलेगी, जो एक पीडियाट्रिशियन होता है वो एक नॉर्मल फिजिशियन से इसलिए अलग होता है कि उसे छोटे बच्चे की डोज एंड ड्रग्स पता होती है। आयुर्वेदिक में डोज एंड ड्रग्स बच्चों की अभी पता नहीं है, जैसा मुझे लगता है। पता होगी मतलब इतना ज़्यादा उसका कोई एडवर्टाइजमेंट या इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि बच्चे को, जैसे हमारी एलोपैथी में इतने किलो बच्चों को इतने ग्राम 24 घंटे में आप मेडिसिन दे सकते हो, उसके आधार पर हमारे सिरप बने होते हैं और हम लिख के देते हैं 5 ml 2 ml 10 ड्रॉप्स। तो वो हमारा एक बेसिक फॉर्मुलेशन है जो हम पढ़ के आए हैं, इसकी हमें जानकारी कौन सी ड्रग कब देनी है, किसके साथ नहीं देनी है। आयुर्वेदिक में इसकी जानकारी कम मिलती है, होती होगी, लेकिन मैं देखता हूँ इसकी जानकारी आपको भी इसकी जानकारी कम है, बच्चे को कितनी देनी है, क्या देनी है। हालांकि प्रोडक्ट्स पे आजकल लिखा आ रहा है, पर मुझे अपने हिसाब से लगता है कि ऐसे हम जो है बच्चों को ऐसे ड्रग्स, दवाई अगर डोज अप्रोप्रिएट ना पता हो, साइंटिफिकली ना चीज़ क्लियर हो, ना दे तो अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि आयुर्वेदिक अच्छा नहीं है, हम दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। देखता हूँ लोग बाग भी बहुत यूज़ कर रहे हैं और यूजफुल हैं, वो भी एक तरह की स्टडी है, पढ़ाई है, मेडिकल तो चल रही है वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ है इसीलिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बच्चों को बाहर जो ग्राउंड होते हैं उनमें खेलने जाना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी बूस्ट होती है। तो आजकल बच्चे, आपने कहा खेलने के बाद में मोबाइल ही पकड़ लेते हैं, तो कितना ज़रूरी है अब प्ले ग्राउंड में खेलना बच्चों के लिए? देखिए, सवाल बच्चों का ही नहीं है, सबका है। ओल्ड एज को भी थोड़ा बहुत चलना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, आपको, मुझे भी जरूरी है, एडल्ट को भी जरूरी है, चाइल्डहुड वाले बच्चे को भी जरूरी है, प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए भी जरूरी है, नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में मैंडेट बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा जितना आपका खेल ले, एक्सरसाइज कर ले, आज के समय में जहाँ खेल ग्राउंड ख़त्म हो चुके हैं, गलियों में या पार्कों में आपको बच्चे खेलते हुए नहीं मिलेंगे। पहले छुट्टियों में आपको खेलते हुए मिलते थे बच्चे, आप भी खेले होंगे, हम भी खेले अपने टाइम में, लेकिन आजकल जो है खेलने का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। बच्चे अपने बेड पे, अपने घर पे टीवी या मोबाइल में ही लगे रहते हैं, वही उनका अब खेलना है, वही है, वही गेम है। लेकिन ये गलत है। और इस चीज़ को कोई, सबको पता है ये चीज़ गलत है। सबके पेरेंट्स इंडिया से ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कहीं बाहर से आए हैं, तो हम इंडिया से ही आए हैं, तो
बच्चों को जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। आप देख लीजिए, कोई सी भी डिजीज़, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई सी भी डिजीज़, चाहे वो बुखार हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो, वायरल डिजीज़ हो, साइकेट्रिक डिजीज़ हो, माइंड की डिजीज़ हो, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, चाइल्ड गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, सबके पीछे स्ट्रेस है रीज़न। बहुत ज़्यादा फैमिली स्ट्रेस, पेरेंट्स स्ट्रेस, बच्चे में भी स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, लाइफ में कामयाब होने का स्ट्रेस, पैसे कमाने का स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो ये जो स्ट्रेस है हमारे अंदर, इसको रिलीव करने की मेडिसिन आती हैं कुछ, लेकिन जो एक नेचुरल तरीका है, जो हमारी बुक्स भी कहती हैं, मेडिकल एजुकेशन भी, वो है फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, और ये सब चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी हमारे मेंटल फिट रहने के लिए, फिजिकल फिट रहने के लिए हमारा खेल कूद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये जो स्ट्रेस वर्ड आता है, इसमें सबसे बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी। हम आजकल एडल्ट भी, हम भी और आप भी नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी मेडिसिन की बुक उठा के देख लीजिए, हमारे डॉक्टर लाइन में सब चीज़ों में मेडिसिन ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन साथ में एक चीज़ ये भी लिखी हुई है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें एक्सरसाइज, आपकी डाइट, आपका सोने का टाइम, नींद पूरी होनी चाहिए आपकी, मेंटली आपको फुलनेस, माइंडफुलनेस, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी साथ में जरूरी है। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है, जो आजकल बहुत ख़त्म हो चुका है, और इसको कोई भी पेरेंट्स, कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा है। बच्चे घर में हैं, घर में ही रहते हैं, वो भी पेरेंट्स भी बाहर नहीं भेजना चाहते, कौन सिर दर्द करें, कहीं चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो पुराना सिस्टम, पुरानी जो चीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हमारी मेडिकल साइंस भी मानती है, उसे आप नकार नहीं सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी। और मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हर किसी को करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, थोड़े जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी कि मौका मिल गया है, डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसको मीठा हमें किस मंथ में देना चाहिए? मीठा कहते हैं 1 साल तक नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए और कब देना चाहिए? मीठा आपको देना क्यों है? सबसे पहले सवाल तो ये है, मीठा क्यों देना है आपको? शुरू से वही देखा है, मीठा दूध बच्चे को टेस्ट के लिए। 6 महीने तक तो आपको उसको 1 चम्मच पानी भी नहीं देना, सिर्फ कंप्लीट फीड देनी है, मदर्स फीड। ओके। टोटल 6 महीने तक 1 बूंद पानी भी नहीं, 1 बूंद कुछ भी नहीं देना। अगर बच्चा आपका 6 महीने में बीमार है तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना। 6 महीने तक तो माँ का ही दूध पिलाना है, ना उसमें चीनी घोलनी है आपको, ना उसमें शहद घोलना है, ना उसे मीठा करना है। अगर कोई फार्मूला फीड कर रहा है, डब्बे वाला दूध पिला रहा है कोई अपने बच्चे को, उसमें भी चीनी नहीं मिलानी होती। हाँ, उसमें तो नहीं, पर जनरली लोग उसमें शहद चटाना शुरू कर देते हैं। 6 महीने तक तो पिला बिल्कुल भी नहीं। और 2 साल की एज तक आपको अपने बच्चे को ज़्यादा मीठा और ज़्यादा सॉल्टी बिल्कुल नहीं देना है। हाँ, 2 साल तक आपको बहुत नॉर्मल, हल्का मिर्च, नमक, मसाले, हल्का मीठा बहुत, अगर आपको देनी है तो दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल तक तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जो आजकल ये हमारे जितने भी जंक फूड आ रहे हैं और ये पैक्ड फूड आते हैं, सब बहुत इनमें बहुत शुगरी, बहुत सॉल्टी होते हैं। जैसे बच्चे के जब टीथ निकलना शुरू होता है तो शहद चटा देते हैं। हाँ, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि बच्चे के शहद लगाने से अच्छे दांत हो जाएंगे, या वो ये सब कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को ठीक दांत निकलेंगे। आपके बच्चे ने अगर फीडिंग ठीक ली है, जो उसकी 6 महीने के बाद, जिसे हम बोलते हैं वीनिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, वो आपने शुरू कर दी है अपने बच्चे की। पहले आपका बच्चा लिक्विड ले रहा है 6 महीने तक, फिर सेमी सॉलिड ले रहा है, फिर थोड़ा सॉलिड, ऐसे आप अपने बच्चे को देते आ रहे हैं। और 6 महीने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें खिलानी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। पेरेंट्स के अगर क्वेश्चन हो, बच्चे को 6 महीने के बाद किस चीज़ से शुरुआत करें। जी। आजकल इस चीज़ का घरों में फंक्शन भी मनाया जाता है। हाँ, तो उसमें खीर चटाई जाती है नॉल। तो ये जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है बहुत ज़रूरी है। ओके। 6 महीने के बाद आपको अपने बच्चे को खाने पीने पे जो लगाना है, क्या चीज़ खिलानी है, कैसे खिलानी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कितने दिन तक खिलानी है, कितने दिन तक उसको दूध वाली चीज़ें देनी है, क्या, वो सब 6 महीने के बाद आपको शुरू करनी है। उसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन से अपने राय लेनी चाहिए। आप मुझसे भी सवाल अपना पूछ सकते हैं।
एक चीज़ और डॉक्टर साहब, हमेशा अगर हम डॉक्टर के पास अपने छोटे बच्चे को लेके जाते हैं तो काजल लगा के माताएं लेके जाती है, तो नहीं, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल भी काजल नहीं लगाना, तो वो क्यों नहीं लगाना? एक्चुअली वो इसलिए मना करते हैं, लगाते क्यों है पहले ये जानना बड़ी बड़ी जरूरी है। आंखें हो जाती है। हाँ, सबको ये लगता है कि ये जो हमारी आईलिड्स होती हैं इन पे लगाने से हाँ मे बी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो यहाँ अच्छी होंगी, मोटी आंखें हो जाएंगी, बड़ी जी आंखें हो जी, जाएंगी। बड़ी आंखें। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है बहुत बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर एक्चुअली मरकरी होता है। मरकरी एक एलिमेंट होता है, लेड और मरकरी। अच्छा। वो जो ये जितने भी काजल आते हैं, मरकरी और लेड होता है इनमें। अगर आपको मरकरी लेड फ्री मिल जाए तो अच्छी कंपनी का काजल तो आप लगा सकते हैं, पर हम पीडियाट्रिशियन होने के नाते हम बिल्कुल अवॉइड कहते हैं, बिल्कुल अवॉइड करिए, मत लगाइए, कुछ नहीं होना उससे, नॉर्मलाइज रहने दीजिए, वो अपने आप ठीक रहेंगे। ओके, क्योंकि जनरली जब भी माताएं लगा के पहुंचती हैं तुरंत कि ये क्या है। हाँ, वो बिल्कुल लगाने के लिए सभी मना करते हैं, मैं भी मना करूँगा, नहीं लगाना चाहिए, उससे आंखों में दिक्कत, इरिटेशन हो जाती है कई बार बच्चों को, वाटर आने लगता है, वाटरी आइज हो जाती हैं, और मैंने देखा रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं बच्चों को। मैंने खुद ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी दादी नानी ने काफ़ी अच्छी स्याही लगाई, 1-2 दिन लगाई, फिर उसके बाद में आंखों में दिक्कत हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक बच्चा देखा था, उसकी दोनों आंख रेड हो गई थी पूरी अच्छी तरीके से। उन्होंने मुझे, मैंने कहा कौन सा काजल लगाया है, क्या लगाया है, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि एक मिट्टी का दिया था, उसको उल्टा करके उसमें काला करके वो लगाया, तो वो बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, सब नहीं लगाना चाहिए। ओके। तो डॉक्टर साहब, मैंने ना बहुत सारे न्यूज़पेपर हो गया है, इंटरनेट पर भी बहुत सारी रील्स देखी हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या कारण है डायबिटीज़ होने का, वो भी बच्चों में? अगर हो गई है, क्या इसका इलाज संभव है, या हम घर में भी बच्चे की केयर कर सकते हैं अगर उसे डायबिटीज़ है तो? मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक बहुत सीरियस बच्चा आया था, छोटा बच्चा था वो, और उसकी शुगर थी 532, छोटे बच्चे की, वो 1 साल का बच्चा था और काफ़ी पुअर फैमिली से था। 1 साल उसकी इतनी शुगर थी, तो मैंने देख के कहा इतनी शुगर कैसे हो गई। तो फिर मैंने उस पर कुछ टेस्ट कराए, कुछ टेस्ट होते हैं बेसिक टेस्ट शुगर से रिलेटेड, वो कराएं, हैरान करने वाले आए। तो मैंने उसको जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करा, क्योंकि इतने ज़्यादा उसकी रिपोर्ट्स इतनी हैरान करने वाली थी कि मुझे यकीन नहीं हुआ इतने छोटे बच्चे को कैसे क्या हो गया शुगर। और उस सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता बहुत गरीब परिवार से थे, और घर में किसी को शुगर, वो कह रही थी हमें तो पता ही नहीं शुगर बीमारी क्या होती है, वो डेली खाने कमाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके बच्चे को हो गई, लड़के को, काफ़ी परेशान थे वो। तो देखिए, ये जो डायबिटीज़ होती है, हम इसको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़। अच्छा, जुवेनाइल डायबिटीज, ओके। ये कम उम्र में ही बच्चों को शुगर की बीमारी हो जाती है। अच्छा, तो क्या इससे क्योर किया जा सकता है? देखिए, इसका पूरा इलाज भी है, और कुछ लोगों में मिथ है एक बार शुगर हो गई तो ठीक हाँ, नहीं मैं होती, वही ना कि ऐसा नहीं है। एडल्ट में भी ठीक होती है, छोटे बच्चों में भी ठीक होती है। प्रिकॉशंस भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या ज़रूरी है और किन में ये होती है। इस चीज़ की आपको भी सावधानी, पेरेंट्स को सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये भी बताता हूँ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी, ये जो शुगर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुगर लेवल। शुगर का क्या मतलब समझते हैं आप? शुगर मैं आपसे अगर पूछूं जनरली, पेरेंट्स होने के नाते, आप क्या शुगर से, आप डायबिटीज़ हो गई उससे आपको क्या समझते हैं आप? ब्लड में कुछ उसका ग्लूकोज का बढ़ जाना, आई थिंक वो शुगर से रिलेट करता है। जो हमारा बॉडी में ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, जी, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, इसे हम बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। अच्छा। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण है बच्चों का, वो एक तो जेनेटिक कारण है, जेनेटिकली पेरेंट्स, मदर, घर में फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो होता है। अगर मान लीजिए मदर को डायबिटीज़ है, वो प्रेग्नेंट है और बच्चा हुआ, तो होने की संभावनाएं है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं। तो हमें इसलिए डिलीवरी के दौरान भी माँ का शुगर ग्लूकोज मेंटेन रखना है, जांचें करा के रखनी है, और बच्चे की भी पैदा होने के बाद हमको शुगर करानी, चेक कराते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ मदर का जो बेबी पैदा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, जैसे कि छोटे, अगर प्रेग्नेंट, अगर आपने डिलीवर करा है बच्चा, तो उसमें मिलती है
बच्चा जो है ओवर वेट मिल सकता है। हाँ, जो नॉर्मल कैटेगरी होती है वेट की, ओवर 2.5 से 3 किलो या कुछ 3.2 kg तक मानते हैं, तो नॉर्मल वेट से ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा बड़ा बच्चा मिल सकता है। और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, मतलब जो उसकी बच्चा रो रहा है उसकी आवाज़ ऐसी हो जाएगी घोड़े की तरह चिहाड़ रहा हो, बहुत मोटी आवाज़ हो जाती है। अच्छा। मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं उसे। वो मिल जाता है पोस्टम बेबीज में भी मिलता है ये। तो डायबिटीज वाले बच्चे में ये चीज़ें मिलती हैं, मैंने देखा है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो हमें पीडियाट्रिशियन को ध्यान रखना होता है कि मदर डायबिटीज़ तो नहीं है। तो एक तो मदर डायबिटीज़ है तो उसके चांसेस हैं बच्चों को शुगर होने के। इसलिए आप अपना मैं सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं देख रहे हैं लोग, सबको कहूँगा कि मदर को डायबिटीज़ जरूर कंट्रोल रखें, मदर फादर अपनी जरूर, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में ही डायबिटीज़ हो रही है, पैदा ही बच्चा डायबिटीज़ के साथ हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिक है ना, वो जेनेटिक है, कुछ ना कुछ है। कुछ ऐसा भी हो सकता है 10 साल के बाद हो जाए बच्चे को, उसमें भी फैमिली हिस्ट्री मायने रखती है। क्योंकि आपके जो जीन्स हैं जिसमें शुगर डायबिटीज़ है वो बच्चे में आ चुके हैं, तो वो आपकी जो डिजीज़ है वो किसी भी एज ग्रुप में उभर के आ सकती है, बाद में भी हो जाती है। बच्चों को हो रही है 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, मैंने खुद देखा है। और इसके पीछे दूसरा हमारा डाइट वाला फैक्टर भी, न्यूट्रिशन वाला। जितने भी हम शुगर जैगरी फूड्स खा रहे हैं, शुगर आजकल जो है बहुत, मतलब कि आप यकीन नहीं मानेंगे अगर हम एक्चुअल शुगर की वैल्यूज देख लें। एक तो लोगों में बहुत बड़ी मिथ है शुगर का मतलब ये चीनी जो हमारे घर में है जी। अब ऐसा नहीं है, शुगर कई तरह की होती है। एक ग्लूकोज होती है, एक फ्रुक्टोज होती है, एक लैक्टोज होती है, एक सुक्रोज होती है। इतने तरह की शुगर होती है। तो आप पैकेट्स पे देखेंगे, पैक्ड फूड पे जो शुगरी आइटम्स हैं उनमें आप देखेंगे तो आपको लिखा होगा ग्लूकोज इतना। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज लैक्टोज क्या है, चीनी तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। बहुत हाई कंटेंट शुगर फूड होते हैं। अब आप एक हलवाई की दुकान पे जाइए, जो नॉर्मल आपके आसपास में हलवाई है, उससे एक मिठाई का डिब्बा ले आइए। आप 1 किलो ले आए, या मान लीजिए आप 2 रसगुल्ले ले आए, अब आपको कितना है उसके अंदर, कितनी शुगर आपको पता है? नो आइडिया। और वो जिस डब्बे में दे रहा है उस पर लिखा है? नहीं, पता ही नहीं हमें कितनी शुगर है, कितनी अंदर चली गई हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। और जितनी भी चीज़ें टेस्टी बनाई जा रही हैं उनमें सब में शुगर है। जितने भी पैक्ड फूड हैं सब में शुगर है, जितने भी बेक फूड हैं सब में शुगर है। और आप कुछ भी चीज़ उठा के देख लीजिए, आपको नहीं पता चलेगा कितनी शुगर ग्लूकोज कितनी आपके अंदर किस रूप में जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है शुगर होने का। एडल्ट में भी बहुत ज़्यादा आती है डायबिटीज़ की, तो बहुत ज़्यादा बच्चों में भी। बिस्किट्स में आप देख लीजिए लिखा होता है एनर्जी लेवल किलो कैलोरी में, वो जो एनर्जी किलो कैलोरीज में लिखा है वही बहुत बड़ा संबंध है शुगर से। वही ना, अगर मान लीजिए घर में हम किस चीज़ का ध्यान रखें, अगर मान लीजिए शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। घर में चीनी यूज करनी है बस। आप अपनी जो शुगर है घर की उसका इंटेक कम करिए हर चीज में। मीठी चीजें खाने की जरूरत नहीं है। टाइम चला गया पुराना कि मीठा खाओ। पहले लोग 1 किलो रसगुल्ले खा जाते थे, सुना है मैंने, हमारे पापा बताते हैं कि पहले टाइम में खा लेते थे इतने। अब किसी को खिला दो तो मर भी सकता है, शुगर लेवल इतना हाई हो जाएगा उसका। हमारी बॉडी का सिस्टम अब ऐसा हो चुका है, ऐसा ढल चुका है, हमारा ज्योग्राफिकल आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सब चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि हम अब शुगर नहीं ले सकते इतनी। हमें जरूरत नहीं है शुगर की। अब मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये खा ले ये खा ले। मैं कहता हूँ मम्मी मुझे जरूरत ही नहीं है अभी खाने की, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो खाने के कि नहीं तू खा खा। तो ये जो हमारे घर में भी सिस्टम चला रहा है ना खाने पे जोर देने का, क्योंकि आप मेरी बात नोट कर लीजिए, कोई भूख से नहीं मरेगा, खा के ही मरेगा। ज़्यादा खिलाओगे आप उससे ही उसे दिक्कत होगी। सही है। तो ये जो हम शुगर इनटेक हमारा बढ़ रहा है, ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा है। आप कहीं भी चले जाएं, आपकी मिठाई से शुरुआत हो रही है। किसी भी आपके घर में फंक्शन है, कोई भी त्योहार है, उसमें मिठाई का इन्वॉल्वमेंट है, पैक्ड फूड का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ बाहर से जो भी चीज़ आ रही है उसमें फैट्स कार्बन सब कुछ ना कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जो आपके लिए दिक्कत करता है, करेगा। जहाँ खुशी है वहाँ मिठाई है, तो हमें यही नहीं पता वो हलवाई बेसन के लड्डू में मुझे कितनी कैलोरी खिला रहा है।
पता ही नहीं है। पता ही नहीं, और हमें भी नहीं पता। हम आप भी खा लेते हैं, अभी आप ले आओ, मंगवा लो मेरे लिए, मैं खा लूंगा उठा के। वो तो है ही। घर में आ जाएगा, हम खा लेंगे। मीठा अगर चीज देखे मुट्ठी भरी खा लेते हैं। खा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। मीठा देखते ही वो टेस्ट तो आता ही है। आता ही है। कुछ जैसे लोग, पता नहीं, मुझे तो खुद भी अंदर से क्रेविंग आती है खाना खाने के बाद कुछ मीठा मिल मीठा जाए। खाने की, हाँ, बहुत ज्यादा। क्रेविंग कुछ ना कुछ आती है जरूर। जैसे और अभी आप आजकल, पहले तो केवल लड्डू वगैरह ही मिलते थे, आजकल तो आप मिठाई की दुकान पे जाओ, तो डिसाइड करना पड़ता है कौन सी मिठाई लें, बहुत सारे कौन सी नाम। मिठाई नहीं ले मैडम। मिठाई इतने तरह की है, लगता है 2 लोगों से ज्यादा तो मिठाई बन गई। मिठाई बन गई, बिल्कुल सही बात है। वही तो फिर डिसाइड करना पड़ता है क्या मिठाई ले। जो है, मैं अभी एक दुकान पे गया हलवाई की, तो वहां मैंने देखा उसने मिठाई बना रखी है इंडिया गेट की, इंडिया गेट के शेप में। अच्छा। मैंने कहा इसकी क्या खासियत है? कह रहा है जी ये काजू से बनी है। अच्छा। दिल्ली का मैप बना रखा है मिठाई है, लाल किला बना रखा है, लाल रंग की मिठाई है, पान वाली मिठाई, कोकोनट मिठाई, किसी भी फ्रूट का आप नाम ले लीजिए, उसके पास हर फ्रूट की मिठाई है। हाँ, और आजकल बर्फी में भी वैरायटीज बहुत सारी हैं। मैडम मैं बता रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है अगर 100-125 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो अगर हम दिल्ली केवल एक स्टेट के हलवाई उठा लें, तो उनके पास हम इन लोगों से ज़्यादा मिठाइयाँ होंगी। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे भी आपने बताया पहले के ज़माने में मीठा खा लेते थे, तो सर एक टाइम होता था मे बी कि उन्हें 15 दिन में, 1 महीने में। अब क्या है, मीठा बहुत आसानी से मिल मैडम जाता है। बहुत बेसिक सा इसका आंसर है। पहले लोग फिजिकली बहुत एक्टिव रहते थे, फिजिकली फिट रहते थे, खाने में इतनी मिलावटें नहीं थी, एडल्ट्रेशन नहीं थी। उस टाइम पे पिज़्ज़ा मोमोज बर्गर नहीं थे, नॉर्मल खाना था, प्योर आटा था, हर चीज़ मिलेट्स, ग्रेन्स, हर चीज़ पौष्टिक प्योर थी थी एकदम। पानी प्योर था। अब तो पानी प्योर नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा था, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया था। अब हमारा सब कुछ सुबह से शाम तक सब खराब हो गया है। बचा कुछ है जो है हमारे पास, वो हमारा मोबाइल ने छीन लिया है। सच्चाई तो ये है, सोशल मीडिया ने हमारा छीन लिया है। क्योंकि मैं ये खुद फील कर रहा हूँ पिछले 5 साल में, मैं जो है मेरे मोबाइल का जो यूज़ है, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-4 साल में इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं कहीं बैठ के जाता था तो मैं रोड पे देखता हुआ जाता था क्या बिल्डिंग बन गई, क्या खाली। अपने गांव जाता था दिल्ली से, तो मैं देखता हुआ जाता था। अब तो पता ही नहीं चलता, मोबाइल में ही लगे हुए हैं। गांव में उतरे, मोबाइल में ही लगे हुए हैं। हाँ, मोबाइल में ही रह गए। रास्ते में क्या था क्या नहीं था पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल। जैसे अभी आज ही की मैं घटना बता रही हूँ, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में क्लिक किया कि जैसे मैं उतरी तो देखा इधर एक फ़ोन चला रहा है, सामने वाला फ़ोन चला रहा है, सामने से आता हुआ व्यक्ति फ़ोन चला रहा है, लेफ्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति। मैंने कोई किसी की फेस को कभी देखता है क्या? अब तो पता भी नहीं चलेगा कि पास में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो हमें हार्म भी कर सकता है, क्योंकि हमारी जो पूरा फोकस हमारे फ़ोन में है। तो मैडम ये जो डायबिटीज़ बीमारी है बहुत तेज़ी से फैल रही है, और ये मैंने आपको कारण बता ही दिए हैं। खाना पीना, जेनेटिक कारण, फैमिली में आपके हिस्ट्री है, ये भी एक कारण है। और कुछ इसके अननोन भी कारण है जो अभी तक पता नहीं चले हैं। कभी किसी को भी हो जाती है डायबिटीज़। पर बेसिक अगर आपको अपने बच्चे को बचा के रखना है तो फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। दूसरा, आपको शुगर इनटेक लो, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कोशिश करें कि कम से कम खाने को मिले। जैगरी शुगरी फूड्स को आप कम से कम अवॉइड कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर घर में किसी को शुगर है तो कोशिश करिए उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाइए, इलाज करवाइए। अब आती है इलाज की बात। अगर आपके बच्चे को शुगर हो गई है, डायग्नोज हो गई है, किसी भी डॉक्टर के पास हैं आप, किसी भी उम्र में हो गई है, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉलो करिए आप डॉक्टर की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस, पूरा इलाज है, मतलब एकदम खत्म हो सकती है, कंप्लीट ठीक हो सकती है। लेकिन टाइम पीरियड कितना लगेगा, इसकी आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंडेंसी करती है। कितनी दवाई देनी है। मान लीजिए किसी की 1 चम्मच दवाई देने से भी ठीक हो गई, किसी की 10 चम्मच में भी नहीं हो रही है, किसी को इंसुलिन लगानी पड़ रही है, किसी को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कहते हैं, ये है। और ये जो है डिपेंडेंट करता है, ये एंडोक्राइन डिजीज है। और अगर मुझे भी लगता है कि मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ बच्चे की शुगर, या तो हम जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आजकल स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के, हम उनके पास बच्चों को रेफर कर देते हैं। बच्चे ठीक होते हैं, मैंने खुद देखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे को शुगर हो गया। और बच्चे को शुगर हो भी गया तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप उसकी प्रॉपर मेडिसिन करिए, डाइट का ध्यान रखिए, बच्चा आपकी नॉर्मल एक्टिविटी करता रहेगा, ठीक रहेगा, उसकी लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इलाज पूरा है।
ओके, तो मतलब ये घबराना नहीं है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर है, बस आपको रेगुलर डॉक्टर के साथ हाँ, रहना। और एक बात मैं इम्पोर्टेंट आपकी बतानी भूल गया, जितनी जी। भी चीज़ें हैं हमारी सारी चीज़ डिपेंड करती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे। ओके। जो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स शब्द है, बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर चीज़ का है, जो भी हम चीज़ खा रहे हैं। जिस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल रेंज से ऊपर है, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर से रिलेटेड ही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो चीज़ आपको शुगर करेगी करेगी, डायबिटीज़ करेगी करेगी, दिक्कत आपको करेगी करेगी, वेट आपका बढ़ाएगी बढ़ाएगी। ओके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है, उससे आप हर फ्रूट, हर सब्जी, हर खाने वाली चीज़ का पता लगा सकते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। किस तरीके से? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब लिखा हुआ है कि 100 ग्राम केले में इतनी शुगर होती है। हाँ। ये एक तरह का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब जैसे रोटी खाते हैं, अब मैं बताऊंगा तो सबको, रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, अनाज का। अनाज का, गेहूं का तो मे भी बहुत ज़्यादा ही होता है। हाँ, हाई होता है, लेकिन खाते हैं हम। लेकिन आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे, जितना हमारी बॉडी के लिए होना चाहिए उसका बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ों का ऐसा है जिसका हमें जानकारी नहीं है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हो सके तो हम इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के आजकल इन डिजीज से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। वाली बात। तो हम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच राहुल सर, आप यहाँ आए और बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन आज हमने कवर किए जो जनरली पेरेंट्स के होते ही हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस जो मैंने कुछ, अगर कोई चीज़ आपको मेरी किसी चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब कोई गलत बता दी हो या कुछ चीज़ आपको लगता है ठीक नहीं है, तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज दूर करने का। और ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब थोड़ा साइंटिफिकली और बुकिश और ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि कुछ अगर आपकी चीज़ कुछ चीज़ से मिल रहा है या कुछ ऐसा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। अपने बच्चे को किसी भी बीमारी के लिए आप मेरे पास ला सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि कोई भी परेशानी हो, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे अभी हमने पॉडकास्ट किया, जर्नल एक टॉपिक था जो जर्नल हर एक पेरेंट्स या हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और हमेशा यही सवाल हम डॉक्टर के पास जाके करते हैं। तो जो भी दिमाग में विचार आ रहा है या ऐसा आपके साथ हुआ है या कोई सवाल ही है जो आप पूछना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे डालिए। बाकी सर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप डायरेक्ट सर से कॉल कर सकते हैं, सर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। सर के पास नहीं होगा, सर आपको अच्छी गाइडेंस देंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है, इसका हम किस तरीके से इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो राहुल सर उसका बहुत अच्छे से आपको डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से ठीक हो सकती है। तो आपका काम है इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास ना हो, सामने वाले के पास हो, वो जो ढूंढ रहा हो, नहीं सही चीज़ उसे मिल पा रही है। तो आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, उन लोगों से भी कहें कि वो अपने सर्कल में इस पॉडकास्ट को शेयर करें। और प्लीज़ जो भी सवाल हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।